अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं कराची में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, वहाँ पे न्यूरो साइकेट्री और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। मैं अपना एक सेंटर रन करता हूँ, ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर। इन बोथ दीज प्लेसेस जो है, दोनों जगहों पे मेरे जो मेन एक्सपर्टीज़ है प्रोफेशनली वो है डीलिंग विद दी चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द स्पेशल चिल्ड्रन। एंड इन स्पेशल चिल्ड्रन जैसे आपको पता है जिसमें स्पेशल बच्चे हैं जिसमें मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पैल्सी, ADHD, ऑटिज्म, कंडक्ट डिसऑर्डर और दूसरे अपोजिशन डिफरेंट डिसऑर्डर वगैरह हैं, और दूसरे जो बच्चों के स्कूल के इशू होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के इशू होते हैं, ये सारे वहाँ पे। Welcome to all you from this platform of Institute of Clinical Psychology, and this website of Institute of Clinical Psychology is providing services to the people regarding their mental health issues related to them and also related to the children। और आज जो है जो मेरी आपसे इंटरेक्शन है, जो मेरी टॉक है, जो मेरी स्पीच है, उसका टॉपिक है वो एक बच्चों में कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, ये असल में एक ऐसी बच्चों की ज़हनी या दिमागी बीमारी आप कह सकते हैं जिसमें बच्चों के अंदर बहुत तरह की अलामात होती हैं जिसे हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। मतलब बच्चे में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, बच्चा उछल कूद करता है इनअप्रोप्रिएट वे में। एक तो नॉर्मल बच्चों के अंदर हम कहते हैं बच्चे शरारती होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसमें जो है उससे बहुत ज़्यादा वो इनअप्रोप्रिएट का मतलब है कि गैर ज़रूरी तौर पे बच्चा बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जो कि नीडेड नहीं होती और रिक्वायर्ड नहीं होती किसी एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में। वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ लें कि आपका स्कूल हो सकता है, उसका होम हो सकता है, उसकी पीयरशिप या उसकी सोसाइटी हो सकती है, या और भी जगह हो सकती है, कोई गैदरिंग हो सकती है के साथ जाता है। लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, उससे दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, उसके अपने फैमिली के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये तो इसका पहला एलिमेंट होता है हाइपर एक्टिविटी। दूसरा है उसमें इन अटेंशन होती है, वो बच्चे की तवज्जो नहीं होती, वो बच्चे की तवज्जो फोकस नहीं होती, किसी ख़ास चीज़ पे फोकस नहीं करता। ही इज़ ऑलवेज जंपिंग फ्राम वन स्कूल ऑफ थाट टू अनदर थाट। कोई इसके जहन में एक बात आएगी, फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो खाना खा रहा है और वहाँ पे घर में टीवी ऑन हुआ है, तो बच्चा खाना खाते हुए टीवी पे कोई भी जो प्रोग्राम आ रहा होगा वो अचानक देखना शुरू कर देगा। तो उसकी अटेंशन एक जगह फोकस नहीं होती, वो एक यकसुई के साथ या एक ख़ास सिचुएशन में जो है अपने आप को इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा नहीं रख पाता। तो ये तो इन अटेंशन होगी। उसके बाद इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव उसके अंदर रिफ्लेक्स बिहेवियर होता है, वो बहुत जल्दी उसके अंदर जो है वो एक तरह की चेंजेस आती हैं। वो एक काम करते हुए दूसरा काम शुरू कर देगा। एक काम कर रहा है, जैसे पढ़ रहा है, तो उसको कोई ख्याल आएगा कि मुझे खाना खाना है या मुझे कोई चीज़ चाहिए, वो दौड़ा हुआ फ्रिज की तरफ जाएगा, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक निकाल के लेकर आएगा और कुछ खाने की चीज़ लेकर आ जाएगा। इन द मीन टाइम हो सकता है उसको कोई चीज़ याद आ जाए, घर से बाहर निकल जाए। और उसके बाद में जो है इस तरह स्कूल में भी जब वो होता है तो वहाँ पे भी उसकी जो है ना एक्टिविटी जो टीचर पढ़ा रहा होता है उस तरफ नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। तो ये आमतौर पर उस पर अलामतें होती हैं। मैंने कहा कि तीन जो मैन की जो कार्डिनल फीचर्स हैं, मैन फीचर्स हैं, इसके फीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कार्डिनल फीचर्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो मैन फीचर्स हैं, डिजीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे के अंदर ADHD है या नहीं है, वो तीन है: हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन और इम्पल्सिव बिहेवियर या इम्पल्सिविटी। अब यहाँ पे ये है कि ये जो बच्चों का प्रॉब्लम आता है, ये इसकी एज लिमिट क्या है।
तो एज तो चूँकि बच्चों की बीमारी है तो ज़ाहिर है, एक तो बच्चों की जो एज लिमिट होती है पैदाइश पे तो इसका नहीं पता चलता, लेकिन ये बच्चे का उसी वक्त पता चलता है जब ये बच्चा बड़ा होता है। पैदाइश में इसकी टेंडेंसी ज़रूर हो सकती है या जो इसके रिस्क फैक्टर बच्चे के साथ हो सकते हैं, लेकिन उसकी अलामात नहीं होती। लेकिन अलामात इसकी 2-3 साल में जब बच्चा जो है ना उसकी सोशल लाइफ शुरू होती है, बच्चा बोलना शुरू करता है, बच्चे के अंदर लोकोमोटर या लोकोमोशन या फिजिकल एक्टिविटी शुरू होती है, उस वक्त इसकी अलामात ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। तो उस लिहाज से एज आप समझ लें कि ये 3-4 साल से लेके और फिर ये स्कूल एज कह लें या एडोलेसेंस कह लें या प्यूबर्टी का पीरियड कह लें, इसमें जो है ना इसकी अलामत बहुत ज़्यादा होती है। और अभी जो एक तरह की रिसर्च आई है उसमें यह है कि एक ADHD की एडल्ट वैरायटी भी है, कि ये कुछ एडल्ट जो है पॉपुलेशन बचपन के अलावा उसमें भी ये डिजीज़ प्रिवेल करती है। अच्छा, अब ये जो ADHD है इसकी बहुत सारी जो है इसके इटियोलॉजीज हैं। इटियोलॉजीज का मतलब होता है कि जो उसकी वजूहत होती हैं। अब उसकी वजूहत जो है वो मल्टी फैक्टोरियल है, कोई एक ख़ास वजह नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि ये अगर वजह बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ अगर हुई है तो उसके अंदर ये बीमारी होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो कि बिफोर बर्थ भी बच्चे के साथ हो सकते हैं, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ जब बच्चा माँ के पेट में होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड जो 9 मंथ का होता है उसमें भी जो मदर के साथ कुछ चीज़ ऐसे इशू हो सकते हैं, या उस मदर की कोई डाइट में कुछ ऐसी चीज़ है या उसके इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ है, या उनको बजाते खुद अगर मदर को ADHD की अगर प्रॉब्लम रही है तो बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ जो है फिर आप पोस्ट नेटल के बाद जो है बच्चे को कुछ हो सकता है, उसको हेड ट्रॉमा हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से उसमें ये अलामत आ सकती है, लेकिन इसके चांसेस ज़रा कम होते हैं। लेकिन आमतौर पे जो इसका रीज़न है वो आमतौर पे न्यूरो डेवलपमेंटल कहलाता है। न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब ये है कि बाई बर्थ बच्चे के ब्रेन के अंदर कोई ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। अब ये जो है प्रॉब्लम इसमें ये है कि इश्यूज आते हैं वो उसके सोशलाइजेशन तो होती है, लेकिन सोशलाइजेशन उसकी इनफेक्टिव होती है। लेकिन सोसाइटी में जाके बजाय ये कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ जाए, ये उसमें इसके अंदर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ना सिर्फ इसके पेरेंट्स बल्कि इसके पीयर और इसके जो क्लासमेट हैं वो भी इसके बिहेवियर से जो है ना इफ़ेक्ट होते हैं। अब ये तो इसकी एटियोलॉजी की बात आ गई। अब उसके बाद में जो बात आती है वो ये है कि इसको आपने डायग्नोज कैसे करना होता है। अब डायग्नोसिस के लिए चूँकि ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से की वजह से ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल या बच्चे जब ब्रेन की जो बनावट होती है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। अब उसमें यह है कि जो रिसर्च है डिफरेंट तरह की, उसमें यह है कि जिन बच्चों में ADHD होती है उनके ब्रेन का साइज उसके अंदर फ़र्क आता है। ब्रेन के वॉल्यूम मतलब उसका दूसरों के मुकाबले में छोटा होता है, जो साइज़ की मैंने बात की। उसके बाद जो ब्रेन के जो डिफरेंट दूसरे अंदर लेयर्स होती हैं जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं और वाइट मैटर कहते हैं, तो इसमें कुछ ग्रे मैटर की एबनॉर्मलिटी आती है, कुछ वाइट मैटर ब्रेन की उसकी एबनॉर्मलिटी आती है। इसके अलावा कुछ ब्रेन के अंदर कुछ डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बेजल गेंगलिया कहते हैं, जिसका मैं इंग्लिश में नाम बताऊंगा, कि उसमें ग्लोबस पैलिडस है, कार्पस कैलोजम है, स्ट्राइटम है और कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ये जो सारे एरिया यहाँ पे ये असल में ग्रे मैटर यहाँ पे भी कम होता है जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है कि थिनिंग ऑफ द ब्रेन। तो ये ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं उसकी जो उसके वाइट मैटर की जो है वो थिनिंग हो जाती है, ग्रे मैटर की अबनॉर्मलिटी होती है। इसके अलावा जो ADHD में जो सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम आता है जो रिसर्च बताती है वो है कि इसमें जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, उसके अंदर जो है कुछ बायोकेमिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस आती हैं।
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जो है, जो उसका एक तो डार्सो लैटरल एरिया है वो ब्रेन का इन्वॉल्व होता है प्री फ्रंटल का, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी आती है। उसके अलावा इसके अंदर वेंट्रोमीडियल जो हिस्सा होता है ब्रेन का, उसके अंदर इसमें इमोशंस की प्रॉब्लम जो कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर इमोशनल इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली इसमें इमोशनल इश्यूज भी आते हैं, इसमें ओवर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी होती है। तो ये तो सारा ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से है कि ये ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से जो है इसमें डिफरेंट तरह की जो है ना एब्नॉर्मलिटी होती है। अब जो डिफरेंट तरह के जो है आपके सवालात आ रहे हैं, उसमें इसके मेडिकल मैनेजमेंट के हवाले से एक सवाल आया है कि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। अब मेडिकल मैनेजमेंट और मेरा आज का जो टॉपिक है वो भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट के हवाले से है। उसमें मैं ये कहूँगा कि जो ADHD को पहले तो थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन कर दूँ इसकी डायग्नोसिस के हवाले से, तो उसकी जो डायग्नोसिस होती है वो एक तो ब्रेन की जो इमेजिंग होती है जिसे हम CT स्कैन कहते हैं, MRI कहते हैं। उसके अंदर जो मैंने भी चीज़ें आपको गिनवाई हैं, तो उसमें ब्रेन के अंदर जो है डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रक्चरल की एबनॉर्मलिटी आती है, जो मैंने चीज़ें बताई। तो उसकी वजह से हम इसको डायग्नोस करने में हमें एक क्लू मिलता है, हमें नहीं होता लेकिन हमें एक हेल्प मिलती है कि पॉसिबली वी आर डीलिंग विद ADHD चाइल्ड। उसके बाद में ये होता है कि एक फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो ब्रेन की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो इसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के जो होते हैं उसकी कमी आती है। और न्यूरोट्रांसमीटर आमतौर पे जो है CT स्कैन या MRI या न्यूरो इमेजिंग में पता नहीं चलता, तो वो हमें बायोकेमिकल एनालिसिस के ज़रिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उसके ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं कि इसके अंदर कौन सी बायोकेमिकल जो है वो डिफिशेंसी है। तो आमतौर पे जो बायोकेमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये एक तरह का बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी भी है, या जिसे हम न्यूरोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसकी एबनॉर्मलिटी होती है। तो इसके अंदर एक तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन और नॉर एड्रेनालिन, ये दोनों के दोनों जो है ना इसमें कमी पाई गई है। और उसकी कमी की वजह से जो बच्चा होता है, जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आती है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इनकी कमी की वजह से इसके डिफरेंट तरह के इश्यूज आते हैं। अब मैं जो मेडिकल के हवाले से जो सवाल था कि इसकी मेडिकल मैनेजमेंट का मैं सवाल देने में मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो मेडिकल मैनेजमेंट जो होती है वो बेस करती है करेक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन और नॉर एड्रेनालिन, तो ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो इसमें कम होते हैं, तो उसकी वजह से हम पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसी इसको फार्माकोलॉजिकल थेरापी देते हैं जिसकी वजह से ये डोपामिन और नॉर एड्रेनालिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर ये इंक्रीज होते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ऑप्टिमम और एक डिज़ायर लेवल की जो है वो रिलीफ मिलता है उसकी साइन एंड सिम्टम। और उसके लिहाज से जो है जो मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं उन्हें हम आमतौर पे कैटेगराइज एक तो हम कहते हैं CNS स्टिमुलेंट, एम्फेटामिन आती है, और उसके बाद मिथाइलफेनिडेट है। ये एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को एनहांस करते हैं और CNS स्टिमुलेंट है। उसके बाद कुछ आते हैं ऐसे मेडिसिन हैं जो कि नॉन स्टिमुलेंट हैं, और उसमें एटमॉक्सिटीन जो है, एटमॉक्सिटीन एक मेडिसिन है जो कि यूज़ होती है इसमें, और जिसमें जो है ना आप जब पेशेंट को देते हैं तो उसमें ऑप्टिमम लेवल की जो है ना वो एक तरह की इनमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये तो इसका मेडिकल एस्पेक्ट है जो कि फार्माकोलॉजिकल है, और ये फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन के लिए आपको एक मुस्तनद डॉक्टर, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ऐसा एक्सपर्ट फिजिशियन हो जो कि इनको डील कर सकता हो, तो उसके पास जाना चाहिए, और वो फिर आपको एडवाइस करेगा कि आपको देनी है तो वो कौन सी दवाई देनी है, पहली बात डोज क्या होनी चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं इसके लिए एक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट को इनकाउंटर करने के लिए आपको पेशेंट को पीरियडिकली रिव्यू करना होता है। तो ये तो एक मेडिकल एस्पेक्ट हुआ जो कि फार्माकोलॉजिकल के हिसाब से मैंने आपको बताया, जो कि क्वेश्चन था। उसके बाद में कुछ ऐसे
एजेंट्स हैं जो कि हम देते हैं, जिसके हम मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट हम कहते हैं, जिसमें ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर आयरन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ये जो मैंने 5 चीज़ें आपको गिनवाई हैं, जिसमें आयरन है, जिंक है, जिसमें विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, और उसमें जो है ये जो चीज़ें हैं, ये एलिमेंट जो कि मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये रिसर्च बताती है कि ये किसी न किसी तरीके से जो ADHD के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ऑप्टिमम और डिज़ायर लेवल की जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। क्योंकि ये जो सारे जो मैंने आपको ट्रेस एलिमेंट्स बताए, जो आपको एलिमेंट्स बताए, जो आपको मल्टीविटामिन्स बताई हैं, ये किसी न किसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को, उनकी प्रोडक्शन का नाश करते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है, ख़ासतौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये ओवरऑल ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि रिसर्च भी हमें बताती है। तो लिहाजा ये अगर हम मल्टीविटामिन या मिनरल्स हम ऐसे बच्चे जिनको ADHD है उनको हम देंगे, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर एक डिज़ायर्ड लेवल की, एक रिक्वायर्ड लेवल की, या एक ऑप्टिमम लेवल की उनके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म में जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। और उसके साथ साथ हमें जैसे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मैंने बताया कि मिथाइल फेनिडेट है, उसके बाद एम्फीटामीन है, और उसके एटमॉक्सिटीन है, ये हम उनको यूज़ कराते हैं। और ये यूज़ करने का जो है वो क्राइटेरिया आपका फिजिशियन डिटरमाइन करता है कि किस डोज में देनी है, कितने अरसे के लिए देनी है, और कितने अरसे बाद उन्होंने इसको रिव्यू करना है। यहाँ पे मैं एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हवाले से इन बच्चों के अंदर चूँकि जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है इनकी सिम्टम्स जो है हमें ऑब्जर्व करनी होती है, और मोर देन वन कॉन्टेक्स्ट या मोर देन वन एरिया में अगर ये सिम्टम आ रही हैं तो हम कहते हैं कि इसको ADHD है। और वो एरियाज़ कौन से हैं? एक तो इनके बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी जो होगी वो पहली तो बात है, घर पे बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, ओवर एक्टिव होगा, उसके अंदर जो है इनअटेंशन होगी, उसके अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर होगा। इसके बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पे जो उनके टीचर्स हैं उनकी तरफ से, जो उनके पीयर्स हैं उनकी तरफ से भी यही कंप्लेन आती है कि यहाँ पे भी ये अटेंशन नहीं देता, ये फोकस नहीं करता, ये इसकी एक्टिविटी चेंज होती रहती है, ही इज़ जंपिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। और उसके बाद ये रेस्टलेस होता है, ये सम टाइम बच्चों का अब्यूज़ भी करता है, असर्टिव बिहेवियर भी होता है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा सोशलाइजेशन जो उसकी होती है, जो पीयरशिप होता है, बच्चा जब खेल कूद में जाता है, जब खेल कूद की जगह पर जाता है किसी गेम खेलने के लिए मैदान में आता है, तो वहाँ पे अपनी बारी का टर्न नहीं करता ड्यूरिंग द प्ले। उसके अंदर ये सारी की सारी अलामात जो है हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन और इम्पल्सिव बिहेवियर जो है वो नुमाया होता है, जिसकी वजह से इसके पीयर भी इससे काफ़ी हद तक एनॉयड होते हैं और उसके साथ जो है वो हैप्पी नहीं होते। तो ये सारे के सारे कॉन्टेस्ट है। तो उसके लिए इनके अंदर जो है एक तरह का स्लीप का भी प्रॉब्लम आता है। तो एक और जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है जो कि हम इनमें यूज़ करते हैं, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। तो रिसर्च ये बताती है कि मेलाटोनिन भी एक ऐसा एजेंट है जब हम बच्चों को देते हैं, और मेलाटोनिन एक तरह का स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है जो कि एक नेचुरल हार्मोन है, और ये इस्तेमाल करने से जो है बच्चे के अंदर जो है उसकी स्लीप बेहतर होती है। अब चूँकि मैंने आपको स्लीप का जिक्र किया कि मेलाटोनिन एक तरह का स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, तो ADHD के बच्चों में हमें ना सिर्फ इसको रात में देना होता है बल्कि हम सुबह में भी इसको देना होता है। सुबह में हम इसकी डोज ज़रा कम करते हैं और रात में इसकी डोज ज़रा ज़्यादा करते हैं, ताकि इसको पीसफुल स्लीप हो, पीसफुल नाइट हो, ताकि बच्चा जो है नींद पूरी करेगा। नींद पूरी करने के बाद जो नेक्स्ट डे इसका होगा उसमें इसकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो उस लिहाज से जो मैंने फार्माकोलॉजिकल चीज़ें बताई, ये आप इसमें बड़ी अहम है। अब यहाँ पे जो मैडम उस्मा का जो एक क्वेश्चन आया, मैं भी इस तरफ आ भी रहा था कि इसकी मैनेजमेंट जो है मल्टी फैक्टोरियल है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का काम है ADHD बच्चों को डायग्नोज भी करना और ट्रीट भी करना। ये सिर्फ जो है डॉक्टर का, फिजिशियन का या साइकेट्रिस्ट का या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट का काम नहीं है कि वो इसको डायग्नोज कर सके। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा की रोल होता है इसको डायग्नोज करना, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है इस बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, न्यूरो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसी तरह से ये एक तरह का न्यूरो बिहेवियर प्रॉब्लम भी है।
तो न्यूरो बिहेवियरल एंगल जो है वो इस चीज़ का साइकोलॉजिस्ट